ये कहानी है 1997 की, जब दो दोस्त मूवी देखने के लिए अपने पास के ब्लॉकबस्टर स्टोर से एक मूवी रेंट पे लेते हैं और उस मूवी को मजे से देखते हैं। लेकिन किसी कारणवश वो उस मूवी को लौटाने में देरी कर देते हैं। तभी उन्हें $40 फाइन देना पड़ जाता है। कहानी की शुरुआत होती है मार्क रैंडोल्फ और रीड हेस्टिंग्स से, जिन्होंने नेटफ्लिक्स की शुरुआत की। 1990 में ब्लॉकबस्टर दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो रेंटल कंपनी थी। ये मूवी को VHS वीडियो के फॉर्मेट में लोगों को मूवी रेंट पे दिया करते थे और एक मूवी 2 से 5 दिन के लिए रेंट पे मिलती थी। इसके लिए उन्हें कुछ डॉलर रेंट देना पड़ता था और उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर कैसेट को लौटाना पड़ता था। अगर कोई लौटाने में लेट हो जाता तो उसे कई गुना फाइन देना पड़ता था। ब्लॉकबस्टर को एक्चुअल रेंट से ज्यादा लेट फीस से कमाई होती थी। उनके पूरे वर्ल्ड में 9000 से भी ज्यादा स्टोर थे। यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। नेटफ्लिक्स के फाउंडर मार्क रैंडोल्फ और रीड हेस्टिंग ने देखा कि ब्लॉकबस्टर के कस्टमर्स को मूवी लेने के लिए स्टोर तक जाना पड़ता था और अगर वो मूवी उनके स्टॉक में नहीं होती तो उन्हें वापस खाली हाथ लौटना पड़ता। ऊपर से कस्टमर लेट फीस से परेशान हो चुके थे। तभी उस टाइम DVD प्लेयर की नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई थी। DVD प्लेयर VHS वीडियो टेप से कई गुना हल्के होते थे। बेसिकली इनका बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल था। इन्होंने प्लान किया कि ये एक वेबसाइट बनाएंगे और उस पे कई सारी मूवीज लिस्ट कर देंगे। कस्टमर मूवी ऑर्डर करेंगे और ये 2 दिन में एनवेलप में DVD प्लेयर डिलीवर करवा देंगे और उसी एनवेलप में प्रीपेड रिटर्न एनवेलप भी रखा जाएगा, जिससे कस्टमर को DVD वापस पोस्ट करने में भी आसान हो जाए। आइडिया तो सिंपल था, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने के लिए पैसों की जरूरत थी और ये इन्वेस्टमेंट मार्क और रीड दोनों के पास नहीं थी। जैसे तैसे करके उन्होंने एक छोटा सा लो बजट सेटअप तैयार किया और कम बजट में एम्प्लॉयज को रखा और उनसे ये कहा गया कि अगर बिजनेस चल गया तो उन्हें बिजनेस का कुछ शेयर दिया जाएगा। नेटफ्लिक्स की इस छोटी सी टीम ने पहले मंथ में एक वेबसाइट बनाई और DVD खरीदना शुरू कर दिया। कुछ महीनों की मेहनत के बाद अब नेटफ्लिक्स लॉन्च होने के लिए बिल्कुल रेडी था। लॉन्च से पहले नेटफ्लिक्स के फाउंडर ने कई जगह इंटरव्यू भी दिए और मीडिया में अपनी विजिबिलिटी भी दिखाई और अपने बिजनेस मॉडल को एक्सप्लेन किया ताकि नेटफ्लिक्स की फ्री में मार्केटिंग हो सके। 29 अगस्त 1997 सुबह 9 बजे उन्होंने वेबसाइट को पब्लिक कर दिया और टेस्टिंग के लिए मार्क ने खुद से ऑर्डर प्लेस किया। वेबसाइट पूरी तरह वर्क कर रही थी, लेकिन वेबसाइट लॉन्च के ठीक 15 मिनट के अंदर उन्हें इतनी ज्यादा ऑर्डर रिसीव हुए जिसकी वजह से उनकी वेबसाइट क्रैश हो गई, क्योंकि उस टाइम पे डाटा सेंटर और क्लाउड सर्वर्स नहीं हुआ करते थे, जिसके कारण उन्हें सर्वर्स ऑफिस में ही रखने पड़ते थे। वेबसाइट पे ज्यादा ऑर्डर्स होने की वजह से उनके सर्वर्स कम पड़ गए। तभी उन्होंने स्टोर से 8 सर्वर मंगवाए और वेबसाइट दोबारा लाइव कर दी। पहले दिन में नेटफ्लिक्स के पास 137 ऑर्डर्स रिसीव हुए, जो कि उनकी उम्मीद से काफी ज्यादा थे और कई घंटों तक उनकी वेबसाइट क्रैश की वजह से बंद भी रही थी, यानी ऑर्डर और भी ज्यादा आने थे। उनका पहला महीना बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन मार्क और रीड ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। उनके पहले मंथ की सेल्स तो $94,000 थी, लेकिन इसमें DVD रेंट पे लेने की सेल्स तो सिर्फ $1,000 थी। कस्टमर्स DVD रेंट पे लेने की बजाय पूरी DVD खरीद रहे थे, लेकिन नेटफ्लिक्स ने कस्टमर को दोनों ऑप्शन दे रखे थे, या तो वो $25 में DVD परचेज करे या फिर $4 में रेंट पे ले ले। मार्क और रीड चाहते थे कस्टमर उनकी रेंटल सर्विस को ज्यादा यूज में ले, ताकि एक ही DVD बार बार रेंट पे जाए और जब तक वो डैमेज नहीं होगी तब तक उनका प्रॉफिट बनता रहेगा। लेकिन हुआ सब उल्टा। कुछ हफ्तों के बाद उनको अमेज़न के फाउंडर जीफ बेजोस का कॉल आया। जीफ बेजोस, जो कि पहले ही ऑनलाइन बुक के मार्केट में कदम जमाए बैठे थे, वो अब DVD मार्केट को भी कैप्चर करना चाहते थे। जीफ बेजोस नेटफ्लिक्स को खरीदना चाहते थे, जिससे उनको DVD बेचने का पहले से सेटल बिजनेस मिल जाए। वहीं रीड और मार्क भी DVD को रेंट पे देना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने नेटफ्लिक्स का DVD सेल करने वाला पार्ट अमेज़न को शेयर कर दिया और ये डील फिक्स करी। अगर अमेज़न पे किसी को DVD रेंट पे चाहिए होगी तो वो नेटफ्लिक्स पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नेटफ्लिक्स ने सबसे ज्यादा सेल होने वाला पार्ट अमेज़न को इसलिए शेयर किया ताकि उनके कंपटीशन में कोई बड़ा ब्रांड
ना आ सके, क्योंकि उन्होंने नेटफ्लिक्स को लॉन्ग टर्म बिजनेस डिसाइड कर रखा था। इसके बाद मार्क और रीड ने अपना पूरा फोकस डीवीडी को रेंट पे देने पे लगा दिया। उन्होंने कई सारे प्रमोशनल कैंपेन भी स्टार्ट किए, लेकिन उनके सारे कैंपेन पूरी तरह से फ्लॉप हो गए। तभी नेटफ्लिक्स ने डीवीडी प्लेयर बनाने वाली कंपनी तोशिबा और सोनी से कॉन्टेक्ट किया और एक डील करी, जिसमें जो भी कस्टमर उनसे डीवीडी परचेस करेगा तो उनको नेटफ्लिक्स का कूपन दिया जाएगा, जिससे वो 10 डीवीडी फ्री में रेंट पे ले सकेगा। लेकिन डीवीडी बनाने वाली कंपनी ने कूपन एनवलप के अंदर प्रिंट करने के बजाय एनवलप के बाहर ही प्रिंट कर दिया, जिसकी वजह से कस्टमर बिना खरीदे ही फ्री में डीवीडी ले रहे थे। इस स्कीम के चलते नेटफ्लिक्स को बहुत सारी डीवीडी फ्री में देनी पड़ी। उन्हें बहुत लॉस हुआ और नेटफ्लिक्स से लोग डीवीडी परचेस करने के लिए अमेजोन पे तो रिडायरेक्ट हो रहे थे, लेकिन अमेजोन से कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा था। मतलब लोग डीवीडी रेंट पे लेना ही नहीं चाहते थे। तभी मार्क को आइडिया आया कि क्यों ना हम सब्सक्रिप्शन सिस्टम स्टार्ट कर दें, जिसमें कस्टमर को मंथली पैसे देने होंगे और उनके बदले में उन्हें 4 डीवीडी दी जाएगी, जिससे वो उन डीवीडी को एक्सचेंज करके दूसरी डीवीडी भी ले सकते थे। इस आइडिया से कस्टमर से लेट फीस का बर्डन भी हट जाएगा। तभी मार्क ने सब्सक्रिप्शन मॉडल के प्रमोशंस करवाना चालू कर दिए और उसी वक्त जिन लोगों ने ये प्रमोशन देखा उनमें से 90% लोगों ने उनके सब्सक्रिप्शन को परचेज कर लिया। सब्सक्रिप्शन की वजह से नेटफ्लिक्स की कमाई तेजी से बढ़ने लगी। दूसरी तरफ उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर ब्लॉकबस्टर 9000 फिजिकल स्टोर चला रहा था और उनको लेट फीस की वजह से ईयरली $800 मिलियन का प्रॉफिट हो रहा था और वहीं नेटफ्लिक्स की टोटल सेल्स $5 मिलियन थी। कहा जाता है कि नेटफ्लिक्स की कामयाबी के पीछे उन्हीं के कंपटीटर ब्लॉकबस्टर था, क्योंकि अगर ब्लॉकबस्टर चाहता तो नेटफ्लिक्स को स्टार्टिंग में ही खत्म कर देता, अगर वो भी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करवा देता। लेकिन ब्लॉकबस्टर ऑनलाइन बिजनेस को हल्के में ले रहा था। नेटफ्लिक्स के फाउंडर्स को भी यही डर था कि अगर ब्लॉकबस्टर ने डीवीडी बाय मेल शुरू कर दिया तो उनके ऑनलाइन कस्टमर भी ब्लॉकबस्टर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसी डर की वजह से दोनों फाउंडर्स ने प्लान बनाया कि हम अपना चलता हुआ बिजनेस ब्लॉकबस्टर को ही बेच देते हैं, ताकि उन्हें फंडिंग भी मिल जाएगी और इसी बिजनेस में आगे बढ़ सकेंगे। तभी उन्होंने ब्लॉकबस्टर के सीईओ के साथ एक मीटिंग फिक्स करी। पहले तो ब्लॉकबस्टर के सीईओ ने शांति से उनका ऑफर सुना। रीड हेस्टिंग की डिमांड थी $50 मिलियन। यह सुनते ही ब्लॉकबस्टर का सीईओ जोर जोर से हंसने लगा। मार्क और रीड को अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि ब्लॉकबस्टर को उनका ऑफर अच्छा नहीं लगा है। तभी उनको वहां से खाली हाथ उठकर आना पड़ा। समय बीतता गया, तब ब्लॉकबस्टर ने भी अपनी डीवीडी बाय मेल सर्विस शुरू की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उधर नेटफ्लिक्स एक नया आइडिया लेकर आया, वीडियो ऑन डिमांड। यानी अब डीवीडी मंगाने का झंझट ही खत्म कर दिया था नेटफ्लिक्स ने। बस इंटरनेट खोलो और अपनी पसंद की फिल्म सर्च करके तुरंत देखना शुरू कर दो। उस समय दुनिया में ऐसा करने वाली यह पहली बड़ी स्ट्रीमिंग सर्विस थी। ब्लॉकबस्टर घबरा गया और जल्दबाजी में कई गलत फैसले लेने लगा। इन फैसलों का असर सीधे उनके बिजनेस पर पड़ा। उनकी सबसे बड़ी गलती थी लेट फीस और बेवजह के एक्स्ट्रा चार्जेस। अगर कोई ग्राहक डीवीडी वापस करने से पहले उसे लौटाता नहीं था तो ब्लॉकबस्टर उससे अलग अलग पैसे लेता था। लेकिन नेटफ्लिक्स ने ग्राहकों को आसान और बेहतर सुविधा दी। तभी लोग धीरे धीरे ब्लॉकबस्टर छोड़कर नेटफ्लिक्स की तरफ जाने लगे। यही हर बिजनेस के लिए सबसे बड़ा सबक है। अगर आप समय के साथ साथ खुद को नहीं बदलते तो कोई और दूसरा आएगा, लोगों की जरूरत समझेगा और आपकी जगह ले लेगा। ऐसा ही नोकिया के साथ भी हुआ। मोबाइल कैमरा और नई टेक्नोलॉजी के दौर में उसने खुद को नहीं बदला और दूसरी कंपनियां उससे बहुत आगे निकल गई। आज नेटफ्लिक्स के लगभग 13,000 एम्प्लॉयज दुनिया भर में काम करते हैं। आज कंपनी की वैल्यू $288 बिलियन से भी ज्यादा है और हर साल करीब $19 बिलियन की कमाई करती है। सोचिए, जिस कंपनी को कभी ब्लॉकबस्टर ने खरीदने से मना कर दिया, वही आज दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी में से एक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।